प्रोग्राम मद्दे मुकाबिल में खुशामदीद। मैं हूं रबिया एहसन और मेरे साथ मौजूद हैं आमिर मतीन और रऊफ क्लासरा। आज के प्रोग्राम में हम जिन मौज़ूआत पे बात करेंगे उसमें सबसे पहले वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने GTV में ब्रेक किए गए स्कैंडल की तस्दीक कर दी। रिंग रोड स्कैंडल में अपना नाम आने पर शेख रशीद तिलमिला उठे। शेख रशीद ने फतेह जंग में अपनी ज़रई ज़मीन फरोख्त करने का एतराफ़ कर लिया। वज़ीर दाखिला शेख रशीद का सहाफ़ी को जवाब। नवाज शरीफ से मनी ट्रेल मांगने वाले शेख रशीद अब अपनी मनी ट्रेल देंगे या नहीं देंगे, इस पर बात करेंगे। इसके अलावा जो दूसरा मौजू जिस पे हम बात करेंगे, शफाफियत की दावेदार हुकूमत का कारनामा। जालसाजी के जरिए सरकारी ज़मीन अपने भाई के मुलाजिम के नाम कराने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार होने वाले सरकारी अफसर आमिर अकीक मंज को बुज़दार हुकूमत ने डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी लगा दिया। आमिर अकीक ने ADC रेवेन्यू कसूर की हैसियत में क्या 2 नंबरी की और सुप्रीम कोर्ट के अहाते से वो कैसे गिरफ्तार हुए, पूरी कहानी आपके सामने रखेंगे। इसके अलावा बात करेंगे PTI हुकूमत की फुर्तियां। रिंग रोड स्कैंडल में मुलव्विस कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद महमूद के खिलाफ कार्रवाई के बजाय उन्हें तरक्की देने की तैयारी कर ली गई। 22वें ग्रेड में तरक्की के लिए शहबाज शरीफ के सेक्रेटरी तौकीर शाह का नाम भी शामिल है। पुलिस सर्विस और पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के कौन से 76 अफसरान को ग्रेड 22 में तरक्की दी जा रही है, उन नामों की फहरिस्त भी आपको बताएंगे। सबसे पहले क्लास साहब आपकी जानिब में आऊँगी। मेरी ज़मीन मेरी मर्जी, इस तरह का रवैया था शेख रशीद साहब का आज, और जो उनका जो मौक़िफ़ है वो ये था कि मैं क्यों बताऊं कि मेरी ज़मीन है और मैं कोई मुझसे क्यों पूछ सकता है। तो ये मेरी मर्जी से आपने अच्छा निकाला। मेरी ज़मीन मेरी मर्जी। ये शेख साहब जो हैं, इन्होंने यह खिड़की तोड़ हफ्ते इन्होंने ये मनाए थे। जब पनामा आया था 1001 TV शोज़ किए और शरीफ ख़ानदान पे वो तबरे पड़े इन्होंने, वो इन्होंने बातें की, वो गाली गलोच था। इवन बहुत सारे मैं क्लिप अभी हमारी टीम तैयार कर रही थी, हमारी कुर्रतुल ऐन है कराची से, हमारी व्यूअर हैं, वो भी अक्सर हमारी मदद करती रहती। उन्होंने कुछ भेजे, कुछ तो ऐसे हैं जिनको TV पे नहीं चलाया जा सकता कि शेख साहब इतनी गाली गलोच करते थे नवाज शरीफ साहब पे, कंपनी पे, कि जनाब आप हमें बताएं कि ये फ्लैट्स कहाँ से आए, किधर से आए, सोर्सेज बताएं, ट्रेल बताएं। और पूरे के पूरे चैनल्स जो है ना, उनके कैमरे उन्होंने मुस्तकिल शेख साहब के घर के आगे लगा के खड़े कर दिए थे। और घर से मुझे याद है, मुझे आज एक दो बंधु ने कहा हुआ कि ज़रा पूछ तो लो कि शेख साहब आजकल कौन से किसके घर में रहते हैं। ये लाल हवेली में रहते हैं ना, मिनिस्टर एनक्लेव में रहते हैं। ये रहते कहाँ पे और कौन से आलीशान खाते निहारी तो काले खान की हैं जब वोट लेने हों, लेकिन वोट लेने के बाद फिर आजकल कौन सी पहाड़ी पे किस बहुत बड़े प्रॉपर्टी टैकून का कोई दिए हुए कोई अब क्या कहूँ मैं, उसके मरी की तरफ जाते हैं। तो जाते हुए बहुत बड़ी एक आपको राइट साइड पे नज़र आती है एक बड़ा सारा वहाँ मकान नज़र आते हैं जो किसी प्रॉपर्टी टैकून के हैं। तो जनाब शेख साहब से पूछा जाना चाहिए कि हुजूर आप रहते कहाँ पे हैं। बात तो गरीबों की करते हैं ना, रहते कहाँ पे हैं। वो कहते हैं मैं रहता कहाँ हूँ, आपका क्या मसला है। मैं ज़मीनें किसको बेचता हूँ, आपका क्या मसला है। रिंग रोड से कितनी दूर है, नहीं आपका मसला नहीं है, ये मेरा मसला है। मैंने कितने रेट पे बेची है, आप कौन होते मुझे पूछने वाले। यही शेख साहब जिन्होंने 1001 सवालात बिलावल से किए, जरदारी साहब से किए, इन्होंने नवाज शरीफ पे किए, एक सवाल का सामना नहीं कर सके आज कराची में। एक उनका बस नहीं चल रहा था, उस रिपोर्टर से उसका मुंह नोच लें बस, जो है उसने उसको बदतमीजाना अंदाज में उसका जवाब दिया बहुत ज्यादा। खुद जब वो टीवी पे संभाले नहीं जाते थे, भाई एक सवाल उन्होंने पूछे आपसे कि रिंग रोड में आपका नाम आ रहा है, आपकी जमीन आ रही, आप वहां पे अपना जवाब दे दें। उनको सवाल के जवाब में क्या फरमाते हैं, वो ये फरमाते हैं कि आपको टीवी पे आने का, अपना नाम सुनने का, शक्ल दिखाने का शौक है, आपने इसलिए मुझसे सवाल किया, जरा जवाब सुने। तो हुजूर आपको भी यही शौक था कि सारे चैनल हमारे जो हैं वो समझते थे कि शेख साहब जो है ना तकरीर फरमाते हैं और इनकी तकरीर से हमें रेटिंग मिलती है, और जो आपके मुंह में आता था आप वो कह देते थे। आज आपसे जरा लाइव किसी ने एक सवाल पूछ लिया, आप चढ़ दौड़े उस पर, रिपोर्टर पर, जर्नलिस्ट पे प्रेडिक्शंस देते रहे हैं, डेट्स बताते रहे, कई करते रहे और एक नहीं पूरी हुई। खैर से मसूफ ने फरमाया था, आपको याद होगा इसका हफीज शेख वाला, कि हफीज शेख साहब बहुत बड़ी उससे जीतेंगे, जिस तरह जीते क्या वो नौकरी से भी गए, इलेक्शन हार गए। मैं ये चाहता हूँ कि इससे पहले हम जाएं, जरा आज इनका एक ना क्लिप देखें कि नवाज शरीफ साहब और शेख रशीद साहब या कोई सियासतदान जब पकड़ा जाता है, मुमासलत है, इनकी मुमासलत क्या है, ये सोचते क्या है कि नवाज शरीफ साहब भी कहते थे कि मेरी जायदाद है, मेरे फ्लैट्स हैं, मेरा यहाँ पे मेरी मिलें हैं, हमारा पैसा है, हम मनी लॉन्ड्रिंग करें ना करें, आप कौन होते हैं। शेख साहब भी आज वही फरमाते हैं कि आप कौन होते हैं। वो तो आपको बताते हैं कि जनाब हमें सवाल क्यों कर रहे हैं और शेख साहब पे क्यों सीरियस सवालात उठते हैं। और वो जो हाउसिंग सोसाइटी का मालिक है, ये मलिक साहब, कल तो फरमा रहे थे कि जनाब कि मैं सारी डिटेल आपको देता हूँ कि मेरा शेख साहब के साथ क्या मुआहदा हुआ है।
आज उन्होंने हमें वो कापियाँ देनी थी, आप वो मसरूफ़ फ़ोन ही नहीं उठा रहे, तो उससे आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि शेख साहब जो है ना उन्होंने कैसे उनको दबका दिया होगा कि भाई साहब आप ये जाके टीवी चैनल्स पे मेरी ये जो मैंने ये इसको रखा हुआ था चीज़ों को, मेरा आप वहाँ पे लोगों को बता रहे हैं कि मैं यहाँ करोड़ों रुपए की ज़मीनें बेच रहा हूँ। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि शेख साहब जो खुद शेख साहब और नवाज शरीफ साहब के दरमियान, जरदारी साहब के दरमियान क्या मुमासलत है, कैसे मिलते हैं, एक ही सोच है, एक ही सवाल है, जवाब एक जैसे। जरा वो मेरा ख्याल है व्यूअर्स जी देखते हैं, देखें जरा। हमारे कारोबार के गिर्द सारा घुमा रहे हैं और जैसे जन साहब ने कहा कि जराए आमदन और ये कि जराए आमदन और हमारे अखराजात मैच नहीं करते। भाई अगर नहीं भी करते तो तुम्हें क्या है भाई? मुझे पता है कि ये जो केसेस जिसपे रोज आज दूध वाला आ गया, आज बर्फी वाला आ गया, उसके अकाउंट से पैसे निकला है, इनको प्रूफ करना है कि मैं गया, मैंने अकाउंट खुलवाया, वो तो नहीं है ना। अच्छा, तो फिर आप पे केस बनता है? फिर मेरे पर केस बन सकता है ठीक और है। उसको भी मैं डिफेंड कर सकता हूँ कि हाँ भाई मैंने इसके अकाउंट में पैसे रखा है, मेरी मर्जी है। तमाम स्कैंडल्स के ख़िलाफ़ तहकीकात चल रही है, मेरा कोई मसला नहीं है, मैं अपनी ज़मीन बेचता हूँ, पिछले मेरा कोई ज़रिया माश नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के फुल बेंच ने अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ज़मीन का फ़ैसला किया है, मैं बेचूँ, मेरी मर्ज़ी, किसी का इसमें क्या अमल दखल है। कोई रिंग रोड से तो वो पता नहीं कितने, मुझे ये भी नहीं पता वो कहाँ होगी। वैसे ही अगर आपको शौक़ है ख़बर में सवाल बनाने का और आपकी ख्वाहिश है कि आप नज़र आएँ तो ठीक है। मेरी ज़मीन मेरी मर्ज़ी, मेरा अकाउंट मेरी मर्ज़ी, मेरा पैसा मेरी मर्ज़ी, ये हमारे जो मुल्क के सियासतदान हैं, जो लीडर्स हैं, उनका ये रवैया है। तो फिर मुझसे भी ना कोई पूछे, आपसे भी ना कोई पूछे। हजूर फिर आप घर बैठे हैं, आपके ड्राइवर से कोई नहीं पूछता, आपके मालिक, कुक, आपके मुलाजमीन से कोई नहीं पूछता कि आपकी प्रॉपर्टी किधर है, कहाँ। आप आना चाहते हैं यहाँ पे हप ये मीठा मीठा खाना चाहते हैं, या करोड़ों आवाम पे हुक्मरानी करना चाहते हैं, यहाँ पे आप उस पर टैक्स पेयर के पैसे पे भी अयाशी करना चाहते हैं, बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ, हवाई जहाज़, मुफ्त के ट्रैवल, मुफ्त का इलाज, मुफ्त के यहाँ पे आपको मिनिस्टर इनक्लेव में आपको रिहाइशें दी जाती हैं, मुफ्त का इनका सारा उस अलाउंसेस भी लेना चाहते हैं, मज़े भी करना चाहते हैं, नाम और फेम भी लेना चाहते हैं, लेकिन कोई सवाल ना पूछे कि मेरा सोर्स ऑफ इनकम क्या है, मैं यहाँ पे रहता कहाँ पे हूँ, ज़मीन क्यों बेचता हूँ, किसको बेचता हूँ। भाई हजूर आप पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं, आप हमारे सरों के वो हैं, यहाँ पे एक उसके मालिक हैं, आप हमारी ज़िंदगी मौत के फैसले करते हैं। आपको जैसे फिर आप नवाज शरीफ साहब से क्यों पूछ रहे थे कि जनाब आप बताएं, फिर तो नवाज शरीफ साहब ठीक कह रहे हैं कि मेरी जायदाद है, मेरा पैसे, फलां साहब क्यों मुझसे पूछते हैं। जरदारी साहब कहते हैं मैंने रखा दी किसी के एक फलूदे वाले अकाउंट में, तो रखा, मेरी मर्जी। शेख साहब कहते हैं मैंने ज़मीन बेची, मेरी वो। भाई हम ये देखना चाह रहे हैं कि उससे अभी ये 4 महीने पहले वो हाउसिंग सोसाइटी तहसीन मलिक साहब की बनी है रेजिडेंशियल, वो जो बनाई है इन्होंने 4 महीने पहले बन रही है। पिछले महीने शेख साहब जब इमरान खान साहब इंक्वायरियां कर रहे थे, इंक्वायरी के दरमियान अगर आप टाइम देखें, टाइम फ्रेम देखें, तो ऑलमोस्ट इंक्वायरी के 19-20 आगे पीछे बेच रहे थे। आपने उसे करोड़ों रुपए लिए, हमें वो बता नहीं रहा, मलिक तहसीन बता नहीं रहा किस रेट में बिकी। अगर कोई बात गलत नहीं हुई तो बता देना, आप जरा बताएं। एक इनके प्रॉपर्टी डीलर 60 लाख रुपए पे कनाल बेच रहे हैं, 60 लाख रुपए का अगर मार्केट रेट आप कह दें, रात वो मलिक तहसीन साहब कह देते हमें, शेख साहब आज बता देते जी मैं आपके साथ वो जो है मेरा मुआहदा हुआ है, मैं शेयर करने को तैयार हूँ। और मुआहदा उसने मलिक तहसीन ने पहले हमारे उनको उन्होंने राना अशरफ को कहा था कि मैं मुआहदे की कापी शेयर करूंगा। आज पूरा दिन उनको फोन करते रहे मलिक तहसीन साहब, जो रात हमारी तारीफों का पुल बांधे बैठे थे और वो मीडिया नरेटिव हमें समझा रहे थे, आज भाग गए सारे, आज भाग गए, आज मलिक तहसीन साहब भाग गए, फरार हो गए। शेख साहब उधर पकड़े गए हैं, वो रिपोर्टर पे चढ़ गए हैं। तो मलिक तहसीन साहब जो रात संभाले नहीं जा रहे थे जी, हमने सारा बुरा किया। आज भी अगर आपने कोई गलत काम नहीं किया मलिक तहसीन साहब, तो आज वो दें, डॉक्यूमेंट दें, रेट बताएं। भाई अगर मार्केट रेट है तो बताएं ना कौन सा मार्केट रेट है। आपका ख्याल है शेख रशीद अहमद साहब जो हैं वो उस पर रिंग रोड के करीब ही ज़मीनें जो बिक रही हैं, वो आपका ख्याल है वो उस मार्केट रेट पे उसको दे देंगे रेजिडेंशियल वाले को। हजूर आप हैं, आप बड़े मुझे अच्छे लगते हैं क्योंकि पीएम नवाज के आप हैं, आपके राना सनाउल्लाह के साथ फोटो हैं, आपने इलेक्शन लड़े हुए हैं, लिहाजा आप मुझे बड़े प्यारे लगते हैं। जी ज़मीन जो है ना बस जो आप रेट देते मुझे देते हैं। ये बड़ा स्कैंडल जिस वक्त इसका रेट निकला और निकल आएगा, हम आपके सामने लेके आएंगे, रेट निकला तो पता चल जाएगा कि शेख साहब इस रिंग रोड से रिलेटेड जो जमीनें हैं इनके करीब उसमें से उन्होंने कितने की बेची है और किस रेट पे बेची है, पूरा पता चल जाएगा कि मार्केट रेट पे बिकी है या मार्केट रेट से ज्यादा पे बिकी है। ठीक है अमीरुद्दीन साहब, ये प्लीज ये मेरे सवाल को जरा जरूर आपने आंसर करना है। बिसाइड्स जो आप भी जो भी इसके ऊपर कमेंट करें, वो ये जो रवैया है और सहाफ़ियों के साथ ये जो रवैया होता है कि आप लोग बात ऐसी करते हैं कंट्रोवर्शियल, तो ये कंट्रोवर्शियल हरकतें क्यों करते हैं? और जब बेनामी अकाउंट्स हो सकते हैं
तो हम क्यों डर डर के ये सवाल उठाते हैं कि फ्रंटमैन भी हो सकते हैं और इस तरह की तमाम चीज़ें हो सकती हैं। शक और कानून जो है उसके असूल तो नहीं तब्दील होते ना, अगर कोई मिनिस्टर हो या ना हो। उनका ख्याल है कि इस तरह का रोब डाल के ना, अभी ये भी गौर करें ज़रा, उनके पास वो इंटीरियर मिनिस्टर है। इंटीरियर मिनिस्टर जो होता है ना, उसके बाद क्योंकि ये जो जिसे कहते हैं ना लाहौर में लश पश पौध होती है, गाड़ियाँ, FIA, पुलिस, पावर। आगे पीछे पावर, नेकेड पावर, नजर आने वाली पावर, तो उससे एक आम आदमी का भी दिमाग ख़राब हो जाता है। तो शेख रशीद साहब ये समझ रहे हैं कि उस रिपोर्टर बेचारे को, शायद जूनियर था या शरीफ आदमी था, कि इस तरह दबका मार के वो डरा लेंगे। और ये लोग डरते नहीं हैं, साफ़ी नहीं डरते हैं। और ये बात ये है कि पब्लिक ऑफिस है, पब्लिक ऑफिस होल्डर अकाउंटेबल होता है। और बिल्कुल काज साहब ने जब किया कि जब दूसरों की बारी होती है, जब नवाज शरीफ को पैनामा के अंदर वो नाहल हुआ है, जो जिस तरीके से पूछ रहे थे, अजीजदारी को पूछा जा सकता है, तो बड़ा सिंपल सा सवाल है, इसमें गुस्सा करने की क्या बात है। और आराम से हम शायद उसको इग्नोर करते, अगर वो कॉन्फिडेंटली 2-4 बातें बड़े आराम से बताते तो शायद हम शक ना करते। पर अब हम ज्यादा जरा मशकूक हो गए हैं। अच्छा सर, उनका कहना है कि जरिया मुआश नहीं है। मैं इसी तरफ ही आ रहा हूँ कि उन्होंने जब ये कहा 2-4 चीजें, एक तो यह है कि पहले पब्लिक ऑफिस होल्डर को जवाब देना पड़ता है। सिर्फ ये नहीं है कि मैंने वहाँ पे जमा करा दिए अपने गोशवारे, और जी वो उन्होंने कहा जी वो मैं सुप्रीम कोर्ट से क्लियर हो गया हूँ, वो इंशाल्लाह वो भी चेक कर लेंगे। ये जो है अगर जरिया मुआश नहीं है तो ये हमें ज़रा एक्सप्लेन कर दें, ये 1100 कनाल का ये फार्म हाउस आ कैसे गया। ये जो आगे पीछे गाड़ियाँ, ये हवेलियाँ का उनका आपने गौर किया, जब इंटरव्यू होते हैं तो नज़र आती है, इमारत नज़र आती है, तो ये किधर से इतनी दौलत आ गई, जो मैं कहना नहीं चाहता था, क्योंकि मगर उन्होंने मेरी सख्त बातें आज की हैं, बड़ा उनका रवैया बहुत सख्त था। तो मैं भी इसलिए याद करवा दूं कि ये मेरे अल्फाज नहीं है, ये मुस्तफ़ा खैर साहब के साथ इन्होंने इस तरीके से उनके मतलब कुछ कहा था फ्लोर ऑफ द हाउस पे कौमी असम्बली के। उन्होंने आगे कहा, उन्होंने कहा जनाब ये जो शेख रशीद साहब हैं, जब मैं पंजाब का गवर्नर था तो ये मेरे मुखबर होते थे। अच्छा। ये अंदर से नवाबजादा नसरुल्लाह की जो मीटिंगें होती थी तो वहाँ से ये बुरका पहन के मेरे पास आते थे और इनको डेली मुआवजा देते थे। अच्छा। ये मैं नहीं कह रहा, ये मैं नहीं कह रहा, वो कह रहे हैं मेरा कोई जरिया मुआश नहीं है, जमीन उसी से खरीदी। ये मैं कह रहा हूँ उनका जरिया मुआश जो है मैंने नहीं, ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस ये रिकॉर्ड पे है, ये कहा है कि कुछ और भी कहा था जो हम कह नहीं सकते, कुछ और भी कहा था। इससे भी ज्यादा अल्फाज है कि वो पार्लियामेंट हालांकि फ्लोर पे कहे हैं, वो मैं नहीं कह सकता, वो मैं नहीं कहूँगा। किसी को शौक हो तो जाके चेक कर ले कि वो बस, और ये कहने को आ रहा है ना शेख साहब से बातों में कोई जीत सकता है, चुप करके आगे बैठ के तो बोले ही नहीं थे। उन्होंने कहा मैं इंतजार कर रहा हूँ, वो किधर चले गए हैं शेख रशीद साहब। तो ये ना बोले थे ना इन्होंने जवाब दिया, तो चुप करके पी गए थे। तो ये कह रहे थे कि मेरा जरिया मुआश क्या है। मुस्तफ़ा घर के बकौल इनका जरिया मुआश जो था, ये हुकूमत के मुखबर थे, उनका जी बुरका पहन के गवर्नर हाउस मुझे ये नवाबजादा नसरुल्लाह की मीटिंगों में बैठते थे अपोजिशन की और बताते थे, और इनको डेली मुआवजा मैं देता था। ये इनका जरिया मुआश था, यही वो है। और इनके पुराने मोहल्लेदार हमारे भी बड़े वाकिफ़ हैं, वो भी बताते हैं कि जनाब को ये जो लश पश हमेशा से नहीं थी। तो ये हमारा राइट है, और वो इंशाल्लाह ये इसका भी सुनते थे। ये जो इनकी फार्म हाउस है कि वो खबरें पहले चलती थी कि वो जी वहाँ पे बड़ा कैंप है, बड़ी ट्रेनिंगें कराती हैं, कश्मीर आज़ाद हो रहा है उसके ज़रिए, और पता नहीं क्या, उसकी तफसील और सुप्रीम कोर्ट की वो भी ले आएंगे। मगर ये हम पूछेंगे या मीडिया पूछेगा किसी भी पब्लिक ऑफिस होल्डर से, हमसे पूछेंगे, हम तो पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं है, फिर भी खैर बताया जा सकता है, मगर इनसे तो बिल्कुल पूछने की बात है। तो ये जरिया मुआश नहीं है तो ये कहाँ से आए, पहली बात। दूसरी बात ये है कि सवाल ये है कि इन्होंने जो ज़मीन भेजी, इतना बड़ा हम जो कह रहे हैं कंट्रोवर्सी एक चल रही है, उसके दरमियान में एकदम जो ना महीना पहले इन्होंने भेज दिया है। और बिल्कुल हम देखना चाहेंगे कि सस्ती बेची, महंगी बेची, किस रेट में बेची। और वो जो मासूमियत से कह रहे थे
मुझे तो पता ही नहीं है कि वहाँ से रिंग रिंग रोड रोड किधर है। है? कितने मासूम है, उफ तौबा तौबा कि इनको नहीं पता कि रिंग रोड कहाँ से गुजरी है। मुझे नहीं पता सीपैक कहाँ से गुजर रही है, मुझे नहीं पता। एनी तू भोली मुझे तो उसकी आ रही भोली, तू पहले क्यों नहीं बोली, जो है मतलब ये है कि भोली बन गए। मुझे तो पता ही नहीं है रिंग रोड किधर है भाई साहब। होता क्या है? ये और वो और जो इनके प्लॉट और ये बेचे जा रहे हैं इनके वहाँ मिनिस्टर पे, हैं जो कह रहे हैं। जो बेचे जा रहे हैं वहाँ पे, वो बता रहे हैं इश्तिहारों में, सोशल मीडिया पे जो चल रहा है ना, जो लाइफ रेजिडेंशियल जो इनकी फार्म हाउस पे अब बनी है, वो कहते हैं कि जनाब ये रिंग रोड के ऊपर मोटरवे के 5 मिनट का साथ, फासला। सीपैक से साथ वो उसको एडवर्टाइज कर रहे ठीक हैं। है। दूसरा ये है कि 4 महीने पहले वो उन साहब ने जो मलिक तहसीन अवान साहब ने ली है, अब भाग गए हैं। उसके बाद उन्होंने कल खुद एडमिट किया कि वो फाइलें बेच रहे हैं। सो ये 4 महीने के अंदर इस तरह के इजाज़तनामे एक ज़ाहिर है एक मिनिस्टर को बेच रहे हैं, वो भी इंटीरियर के, तो उनको ये जो इजाज़तनामे मिल गए हैं या नहीं मिले, तो गैर कानूनी तौर पे वो जो बिक रही है, लैंड वैल्यू बढ़ जाती है ना जब आप 150 कनाल देते हैं, तो बाकी भी 1150 कनाल में से 150 दे दिया, 950 कनाल वो हो गया, उसकी बढ़ जाएगी वैल्यू जो है। सो वो 60-60 लाख रुपए जो फाइल बेच रहे हैं वो इलीगली बेच रहे हैं, गैर कानूनी तौर अवाम पे को बेच लूट रहे रहे हैं। हैं। और ये क्योंकि कल अवान साहब हमें बड़ा लेक्चर दे रहे थे कि रियल्टर्स ने लगाया, ये मैं बिल्कुल गवर्नमेंट की, हम ये कहते हैं कि बड़ी अच्छी चीज़ है, हाउसिंग को देख रहे हैं, हाउसिंग सेक्टर को के ऊपर इनकी बड़ी खास तौर पे फोकस है, मगर पूरे पाकिस्तान में पिछले कई सालों से ये सिलसिला जारी है। इट वाज स्टार्टेड बाय मलिक रियाज, शायद उन्होंने इसको स्पेशलाइज किया था फाइलें बेचने का। फाइलिंग का क्या तरीका होता है वारदात कि आप लोगों से ऐसे ही एक डील कर लेते हैं, मुश्तरका खाते होते हैं, आप ओन भी नहीं कर रहे होते, मगर आप लोगों को बेचना शुरू कर देते हैं फाइलें गैर कानूनी। और ये तमाम 90% यहाँ जो हाउसिंग स्कीमें हैं, ये तमाम की तमाम जो भी फाइलें बेच रही हैं, और वो सारे मानते हैं, अखबारों के इश्तिहारों में भी मान रहे हैं। आपने शायद वक्फा लेना है। जी बिल्कुल, वक्फा लें, आपको बताते हैं कि ये तरीका वारदात है क्या। बिल्कुल, मोडस ऑपरेंडी क्या है, किस तरह से ये चीजें ऑपरेट करती हैं, उसके ऊपर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम मध्य मुकाबले में एक बार फिर खुश आमदीद। आमिर मतीन साहब, आप तरीका वारदात का जिक्र कर रहे थे। जी, तरीका वारदात ये रहा है कि ये सिर्फ पिंडी में नहीं, पूरे पंजाब में, पूरे पाकिस्तान में ये सिलसिला चलता है कि पहले तो एक तरीका होता है कि जब हाउसिंग स्कीम अनाउंस करनी होती है, तो जो कमिश्नर या डिप्टी कमिश्नर एक इश्तिहार देता है कि जनाब आप ये बताएं कि आपके पास एक्सक्लूसिवली एक स्पेसिफाइड जो है एकरेज आपकी होनी चाहिए, कि इतने % लैंड आपकी एक्सक्लूसिव ओनरशिप होनी चाहिए, और वो भेजते हैं। फिर इश्तिहार दिया जाता है अखबार में कि ये मुश्तरका खाते तो नहीं है, कि एक जॉइंट प्रॉपर्टी तो नहीं है, तो उसके बाद एनओसी होता है। ये ज़्यादातर स्कीमें ये मुश्तरका खाते हैं, और पहले तो एडमिनिस्ट्रेशन मिली होती है, इनको जाली वो एनओसी दे देती है। उसके बाद ये डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ जो हैं, ये जो उसकी लवाजमात हैं वो पूरी किए बगैर ये दे देते हैं, प्रोविजनल ये एनओसीज दे देते हैं, और उसके बाद ये फाइलों के ऊपर धड़ाधड़ ये बेचे जाते हैं। लोगों के पैसे लेके फिर दोबारा वो लैंड खरीदते हैं, कई दफ़ा पूरी अक्सर नहीं खरीदते, और उसी से रिश्वतस्तानी होती है, और वहाँ से अरबों खरबों रुपया आवाम का लूटा जाता है। तो गवर्नमेंट से ही होगी कि इसी बहाने ये तमाम उसको बिल्कुल इसको एक तो वो तफ्तीश करें, मगर इसके बहाने पूरे पाकिस्तान में ये जो फाइलें बेचने वाला सिलसिला है कि लोगों की जो है उसकी ओनरशिप नहीं है, सिर्फ एक कागज़ के ऊपर, टुकड़े के ऊपर ये पैसे कमा लेते हैं, इसको बंद किया जाना चाहिए, और तमाम को ये इसी बहाने ठीक कर लेना चाहिए। ये हाउसिंग सेक्टर बिल्कुल ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, और अच्छी बात है, उनका फोकस है, मगर इसी बहाने दुरुस्त कर ले। मगर यहाँ अब ये जो तफ्तीश जा रही है, वो उसमें पहले भी हमें रहता था कि एंटी करप्शन वाले, FIA वाले, इनकी अब जुरिडिक्शन नहीं बनती है। अगर नैब ने टेक ओवर कर लिया है, नैब ने कर लिया है, फिर पंजाब एंटी करप्शन नहीं कर रहे हैं। अभी आज पता चला है कि वहाँ पे जो डिप्टी कमिश्नर पिंडी साहब लगाए गए हैं, क्योंकि जो भी तफ्तीश होगी वो डिप्टी कमिश्नर और कमिश्नर के थ्रू होगी। कमिश्नर पे पहले ही गुलजार शाह साहब पे भी एतराज़ात आ गए हुए हैं कि जनाब उन्होंने भी, उनका भी कोई माजी इतना दरख्शा नहीं रहा हुआ कि जी उन्होंने भी डंडी मारी हुई है। अब डिप्टी कमिश्नर के थ्रू सारा ये चेक कराया जाएगा, तो वहाँ पे जो साहब लगाए गए हैं,
आमिर अकीक साहब जो हैं, ये पता चला है कि जनाब ये जेल होके आए हुए हैं और प्रिसाइजली जो उनके ऊपर केस था माशाल्लाह एडीसी जेल से होके आए, डिप्टी डिप्टी कमिश्नर लग कमिश्नर कसूर में थे, तो 1200 कनाल के ऊपर वो भी लैंड ग्रैबिंग का केस था कि इन्होंने जाली खसरे, जाली इंतकाल और जाली जो है ना सारा करवा के उसके बाद ये जेल में रह के बाकायदा आए हुए हैं एज 18वां ग्रेड अफसर। जो बंदा जिसके ऊपर ये वाले इल्ज़ाम लगे ना, हो जाता है कि जी वो बाद में इन्होंने कहा जी वो विक्टिमाइजेशन हुई थी। विक्टिमाइजेशन चीफ सेक्रेटरी के ऊपर या ऊपरले लेवल तो होता है, 18वें ग्रेड के ऊपर किसी ने क्या विक्टिमाइजेशन, FIR भी है इन पे। जी FIR क्या, जेल में बाकायदा रह के आए हैं। ये हमने दिखा रहे हैं इसके ऊपर पूरी एंटी करप्शन की वो वाली FIR, जेल और ये जो है तस्वीरें सारा कुछ बिल्कुल वो है। तो हम कोशिश कर रहे थे कि उनसे उनका वर्जन ले लें, देना चाहें तो वो दे लें, मगर ये एक ऐसा शख्स जिसके ऊपर पहले ही लैंड ग्रैबिंग का वो जेल काट के आया हुआ है और वो वाला केस रहा हुआ है और मशकूक बैकग्राउंड है, डिप्टी कमिश्नर उसको डिप्टी कमिश्नर पिंडी लगा दिया largest गया। उससे वो वाला आ जाता है। इसमें कहा साहब ये बाद में हमारे पास आज बहुत ज़्यादा ये जो ब्यूरोक्रेसी से रिलेटेड जो लार्जर भी वो खबरें हैं, पर इस पे पहले आप अपना अगर आप तबसरा ठीक है इखलास साहब, मेनली ये कि सिर्फ ये नहीं कि वो जेल काट के आए हैं, वो सुप्रीम कोर्ट के अहाते से फरार हुए, ये एक और भी इंटरेस्टिंग चीज़ है। लैंड ग्रैबिंग का अगर पास्ट हो किसी का तो वो एक लैंड किस्म की जो स्कैंडल है, इसकी फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट को कैसे मैं और 2-3 चीज़ें देखो। एक तो जवाद रफीक मलिक साहब जो है चीफ सेक्रेटरी, ज़रा उनसे पूछा जाना चाहिए जब आप किसी अफसर को 3-4 आपके डिस्ट्रिक्ट बड़े इंपॉर्टेंट है पंजाब में, जब आप लगाने लगते हैं DPO लगाने लगे या आप वहाँ डिप्टी कमिश्नर लगाने लगे हैं, तो आप उनके इंटरव्यूज़ करते हैं, उनकी फ़ाइल मंगवाते हैं, उनके बैकग्राउंडर के तौर पर देखते हैं। बाज़ दफ़ा चीफ सेक्रेटरी खुद उनको इंटरव्यू करते हैं। वो क्या शहबाज शरीफ साहब के दौर में तो वज़ीर आला पंजाब खुद करते थे या हमजा शहबाज वो फरमाते होते थे। अब सवाल ये पूछना बनता है कि इतना बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, ऑलरेडी वहाँ पे इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी चल रही है, इतने बड़े स्कैंडल आ चुके हैं जिसमें 3-4 वजीरों के नाम आ रहे हैं, उसमें दर्जन भर या मल्टीपल इसमें हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं उनके नाम आ रहे हैं, जिसमें आपके अफसरान अपनी बड़ी ब्यूरोक्रेसी के नाम आ रहे हैं। आपने जब वहाँ पर एक डिप्टी कमिश्नर लगाया, क्या इसने जवाद रफीक मलिक साहब ने अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी की? क्या ये जो हमारे ये भोले, वो तो भोले हैं वाकई में से, ये हमारे ये उस्मान बुजदार साहब हैं, इन्होंने अपनी जिम्मेदारियां पूरी की? इन्होंने शहबाज शरीफ साहब की तरह इन्होंने ये शौक फरमाया कि खुर्शीद साहब का बताएंगे उनका बड़ा रोल पोस्टिंग ट्रांसफर में सर पहली दफा हम सुन रहे हैं, ये मुझे बड़े बड़े इंतहाई काबिल एतमाद लोगों ने कहा, ब्यूरोक्रेसी के लोगों ने कहा है, उन्होंने कभी नहीं सुना था सिफारिश में डिप्टी कमिश्नर लग जाते थे। ये पहली दफा हो रहा है रजीम में कि पैसे दे के डिप्टी कमिश्नर लग रहे हैं। ये इतना बड़ा जो आपका ऑफिस था अंग्रेज दौर का, इंग्लिश सरकार का, जिसका रोब था, दबदबा था, इंटेग्रिटी थी, कुछ ऑनेस्टी थी, कुछ लोगों पे एक आता था कि साहिब बहादुर का कंसेप्ट। साहिब बहादुर जो है वो डिप्टी कमिश्नर से हुआ। आज साहिब बहादुर टक्के टोकरी हो चुके हैं। साहिब बहादुर जो है ना वो सुना ये कि CM के ऑफिस में लाइन दैन करके मार धाड़ करके लग रहे हैं। तो तहर खुर्शीद साहब जो अल्लाह के फजल से वो इनको लेट डूबेंगे, लेट डूब आज चुके हैं, उन्हीं का रिकमेंड ही होगा। और जिस बंदे पे केसेस हैं, FIRs हैं, पर्चे हैं, जेल में रहा हुआ है, उसको उठा के आप उसको वो लगा रहे हैं, डिप्टी कमिश्नर लगा रहे हैं। ये सबसे बड़ी फेलियर जो है ना, जो उसमें मिले हुए लग रहे हैं, ये जवाद रफीक मलिक आपके चीफ सेक्रेटरी, ये उनके काम, ये उनका सिग्नेचर है, उनके सिग्नेचर के बगैर नहीं लग सकते। तो दाद दें इमरान खान साहब को, कैसे कैसे उन्होंने हीरे चुन के रखे हैं। इस्लामाबाद में हम देखते हैं तबाही बर्बादी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान साहब, साथ में शहजाद अकबर साहब, वो पूरी फेडरल ब्यूरोक्रेसी को उन्होंने वो तस्वीर दिखा दें, वो हथकड़ियां लगी हुई, वो इसके मुल्जमान जो हैं इस केस के। और पंजाब में यहाँ पे देख ले चीफ मिनिस्टर साहब और तहर खुर्शीद साहब और जवाद रफीक मलिक साहब, एहसन जमील गुज्जर साहब, उनको लोग भूल जाते हैं कि एहसन जमील गुज्जर साहब जो है गोजरावाला के, वो जो आपको पता है मशहूर ज़माना जो है, उनकी अपनी भी हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, उन्होंने भी गोजरावाला में किसी को नहीं रहने दिया। जिसने भी लगना है, तहर खुर्शीद साहब जो है उनके बारे में अफसर ने उनको कह दिया था मुंह पे, वहाँ के तहर साहब जदों तुम लगे हो इतने चीफ मिनिस्टर ऑफिस, ये जनाब ने जेबा अपने वड्डियां वड्डियां करा लिया ने, ये बकायदा कोर्ट है, कहेंगे तो बंदा टीवी पे भी आके कह देगा अच्छे खासे बड़े अफसर हैं। अगर आपने ट्रांसफर पोस्टिंग इस नजरिए से करनी है, इट्स ए डिजास्टर कि जो बंदा गिरफ्तार रहा है लैंड अच्छा पहली दफा नहीं हो रहा,
अच्छा। जो मौजूदा आपका CCP और लाहौर लगाया हुआ है गुलाम मोहम्मद डोगर साहब, हाँ। इनके खिलाफ बकायदा लैंड ग्रैबिंग के इन पे वो FIR उस पे हुई थी। हाँ। इन पे बकायदा इनके खिलाफ इंक्वायरी की थी, मेजर मुबशर साहब ने की थी, और शहबाज शरीफ ने DAG ऑपरेशन के ओहदे से इनको हटाया था। इन्होंने वहाँ बरतानिया के ओवरसीज कपल था, उनकी जमीन पे इन्होंने वो करवा लिए थे, इन्होंने कब्जे करवा लिए थे, उनको भी इन्होंने वहाँ पे CCP और लाहौर लगवाया। एक को DC पिंडी लगा दिया है, उधर CCP, वो भी लैंड ग्रैबर में थे। लैंड ग्रैबर जो है वो इस हुकूमत के मुझे लगता है फेवरेट है। अब मैं अफसरान की बात कर रहा हूँ, इवन मिनिस्टर्स भी हैं वो भी हमें लग रहे हैं। ये हुकूमत जो ये पहचानी जाएगी उन अफसरान से पहचानी जाएगी कि जिनके खिलाफ इंक्वायरीज थी, जिन पे पर्चे थे, जेलों में भुगता के, उनको तो खुद वैसे बंदे को शर्म आ जानी चाहिए कि जो बंदा गिरफ्तार हो लैंड ग्रैबिंग पे वो डिप्टी कमिश्नर लग जाए। किसका? पिंडी का। मैं पूछना चाहता हूँ, यहाँ पे बड़ी एजेंसियां हैं, बड़े बड़े यहाँ पे हेडक्वार्टर्स हैं, पिंडी इज ए वेरी सेंसिटिव एरिया, और बड़े बड़े लोग यहाँ पे रहते हैं। ये किसी के नॉलेज में नहीं आ रहा है कि किस बंदे को हम पोस्ट कर रहे हैं, किस वक्त पोस्ट कर रहे हैं, जब इतनी बड़ी इंक्वायरी चल रही है। तो इसका मतलब तो ये है फिर हशर करना है आपने सारा। इसी में ताहिर खुर्शीद साहब का ये बता दूं कि इससे रिलेटेड जो है कि अभी 22वें ग्रेड का जो है ना प्रमोशंस अब बोर्ड होने वाला है, और पिछली हुकूमतों का बहुत ज़्यादा ये PTI गवर्नमेंट भी, हम भी वो करते रहे कि बहुत बड़ा एक इशू ये था कि फ़ाद हसन फ़ाद पे ये इल्ज़ाम था कि वो एक जूनियर आदमी थे, तो अपनी प्रमोशन के लिए उन्होंने दर दर किया और बहुत ही पोलिटिसाइज्ड उनकी प्रमोशनें हो गई थी। तो इस गवर्नमेंट की अभी जो है ना, पहले ही जो काफ़ी सारी प्रमोशनों पे और जो ये पॉलिसी ब्यूरोक्रेसी की बना रही हैं, काफ़ी सारे लोग जो जा चुके हुए हैं पहले ये अदालतों में और स्टे हुए हुए हैं। अभी ये नेक्स्ट जो है ना बोर्ड होने वाला है, पहले सुना था फ्राइडे को है, फ्राइडे को नहीं है, पोस्टपोन हो गया है, शायद आने वाले दिनों में है। अब वहाँ पे बोर्ड के अंदर बात ये है कि लोग कौन बैठेंगे, ज़ाहिर है प्राइम मिनिस्टर बैठते हैं, उसके बाद आज़म खान बैठेंगे, उसके बाद कैबिनेट सेक्रेटरी अहमद नवाज सखेरा साहब बैठेंगे, उसके बाद इस्टेब्लिशमेंट सेक्रेटरी जो हैं नए आए हैं वो बैठेंगे, और उसके बाद जो इशरत साहब बैठेंगे और बाद शहजाद बैठेंगे, इशरत हुसैन साहब वो बैठेंगे। वहाँ पे एक जो इशू ये आ जाता है कि आज़म खान साहब पे पहले इल्ज़ाम है कि ये इनका एक ग्रुप बना हुआ है और इनका बहुत ज़्यादा लेवरेज उनकी इसलिए बढ़ जाती है। अच्छा सर, ये इसको थोड़ा डिटेल से डिस्कस करते हैं, अगर आप इजाज़त दें तो ब्रेक ले लेते हैं कि होने क्या जा रहा है। जी वापस आके इसी को डिस्कस करते हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आमिर मतीन साहब, आप बता रहे थे जो बोर्ड पोस्टपोन हुआ उसके हवाले से, और इसके अलावा वज़ीर आज़म हाउस में ग्रुप्स के हवाले से आप बात करें। बोर्ड जो है वो बड़ा तगड़ा है, सारे तगड़े लोग हैं, मगर वहाँ पे जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान है उनको एक एडवांटेज ये है कि उनके पास IB के अंदर, इंटेलिजेंस ब्यूरो के अंदर एक अच्छे और बुरे लोगों को बनाने की एक फैक्ट्री लगाई हुई है, क्योंकि उनके बेस्ट फ्रेंड जो है सलमान खान जो हैं वो IB हेड करते हैं, और प्राइम मिनिस्टर जो है ना वो बहुत इम्प्रेस होते हैं जब IB से रिपोर्ट आ जाती है ना कि ये आदमी, किसी को भी सत्यानाश करना हो तो IB से एक सर्टिफिकेट आ जाता है कि ये आदमी ठीक नहीं है, और जिसको तरक्की दिलवानी होती है IB उसके मतलब कह देती है कि ये आजकल की दुनिया में ये फरिश्ता है। तो उसकी वजह से जो है ना उनके पास एक लेवरेज वहाँ पे आ जाता है। होपफुली कि वहाँ जो बाकी लोग हैं उसको काउंटर करेंगे, क्योंकि ये है अभी मेरे पास ये लिस्ट है, हमारे पास ये मार्च की लिस्ट है, इसमें से कुछ लोग रिटायर हो गए हुए हैं, मगर मैं क्विकली जो है ना ये पढ़ दूँ कि हमारे ख्याल में ये 30 के करीब जो है ना पुलिस के कैंडिडेट्स हैं, और ज़ाहिर है लोगों का इसलिए इम्पोर्टेंट होता है कि 35-40 साल की नौकरी होती है, आखिरी उनके लिए ये एक एजाज़ का एक मिराज होती है 22वां ग्रेड लेना। तो इसलिए इस मौके पे किसी के साथ इंसाफ ना हो, अगर ज्यादती हो जाए तो उसको सारी उम्र ये खलिश रहती है। तो हम ये इसलिए नाम नहीं ले रहे किसी के कौन अच्छा है कौन बुरा है, वो नहीं पढ़ना चाहते, मगर इस क्योंकि पुराना हमारा थोड़ा सा तजर्बा है, उसको देखते हुए किसका चांस है हल्का सा उसमें डेल्व करेंगे कि ये जो पुलिस की लिस्ट है ये यहाँ पे चल रही है, इसमें दिखा दें कि नंबर 1 पे सीनियर मोस्ट जो है ना कैप्टन जफर हैं, इनका जो है ऑलरेडी वो जो फोर्स रिटायरमेंट का केस चल रहा है उसके अंदर नाम डाल दिया हुआ है इन्होंने, तो कम ही चांस है। इम्तियाज़ अल्ताफ़ साहब जो है उनका नाम भी डाल दिया हुआ है दूसरे नंबर पे जो हैं, तो वो वैसे बाय द वे उन्होंने पेशावर हाई कोर्ट से आज स्टे ले लिया है। तो उसके बाद जो है तीसरे नंबर पे अली जुल्नोरैन है, उनको लास्ट बोर्ड के अंदर ड्रॉप कर दिया था, तो देखेंगे इस दफ़ा क्या होता है। आफ्ताब पठान साहब का बिल्कुल चांस है, और 5वें नंबर पे जो हैं वो महमूद आलम मसूद साहब हैं, ये जनरल आलम जान मसूद साहब के बेटे हैं, लिहाजा तगड़ी बैकग्राउंड है। फिर कैप्टन अब्बास मलिक साहब है, ये अगस्त में रिटायर हो रहे हैं, पता नहीं उनको लगाते हैं नहीं लगाते।
मौज़म जा साहब बिल्कुल चांस है, तारिक मसूद साहब रिटायर्ड हो गए हैं, अजहर हमीद साहब भी रिटायर्ड हो गए हैं, डॉक्टर जमील जो हैं वो भी अगस्त में रिटायर हो रहे हैं, घूम फिर के जो है ना मोहसिन भट्ट साहब भी चांस है, वैसे OST हैं आजकल। असल घूम पे ये नंबर आता है 12वां नंबर, इनाम गनी साहब। ये जो है ना सबसे ज़्यादा आज़म खान साहब के चहेते हैं, उनकी जो है ना हालांकि FIA की उनके मुतालिक पहले माजी में भी काफ़ी रिपोर्टें रही हुई हैं, मगर उसके बावजूद पाकिस्तान की सबसे प्राइज पोस्टिंग मिली हुई है, तो इनके सबसे लाडले ये हैं, 12वें नंबर पे हैं। और सुना सिर्फ 4 पोस्टिंग्स हैं, ये 12वें पे हैं, मगर इनके मुतालिक कहा जा रहा है कि ये हैं, देखेंगे होते हैं या नहीं होते हैं, वो कह रहे हैं जी इसके मुतालिक पूरा ताल्लुक है। मैं क्योंकि बता दूं कि जो PAS के पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है, उसके कोई DMG जिसे कहते हैं, DMG कहते थे या PAS कहते हैं, 60 के करीब नाम है, मगर इसके अंदर भी जो है ना वो सबसे ज़्यादा जो लाडले हैं वो कहते हैं कि जनाब ये ताहिर खुर्शीद साहब हैं। अच्छा, क्योंकि जिन्होंने अपने कोर्ट की जेब में पूरा लंबी करवा एक तरफ पूरा पाकिस्तान रो रहा है कि पंजाब का सत्यानाश हो गया है, उस्मान बुलदार साहब नहीं चल रहे, कि उस्मान बुलदार साहब तो वो तो रबड़ की मोहर है ना, पीछे ब्यूरोक्रेसी चला रही होती है। चीफ सेक्रेटरी का इन्होंने भी तारुफ करवाया, तो ये हैं 21वें ग्रेड में जिनके सबसे ज़्यादा चांसेस है। सीनियरिटी लिस्ट में हालांकि ये 27वें नंबर पे हैं, बहुत पीछे हैं, मगर ये हैं। फिर जो हैं फजील असगर साहब हैं, वो 3 नंबर पे हैं, वो तो रिटायर हो गए। अच्छा रिटायर हो गए वो। अच्छा मेरा ख्याल था कि शायद वो भी बनना चीफ सेक्रेटरी थे। अच्छा लास्ट उनकी पोस्टिंग उसके बाद वैसे बाय द वे इसके अंदर वो एक आयरॉनिकली सैयद तकीर हुसैन शाह साहब का भी नाम है, तो ये देखते हैं कि किसका नाम आता है। लास्ट ये है कि वाजिद ज़िया साहब क्योंकि रिटायर हो रहे हैं, रिटायर हो गए हैं, आज नोटिफिकेशन मेरा हो गया। उन्होंने एडवांस नोटिफिकेशन जारी किए हैं कि ये कौन कौन कब रिटायर हो रहा है। अच्छा तो तो उनका वहाँ पहले से पे कर भी वो एक पोस्ट खुलनी है, और बाकी वो तो उसमें already 20वें 22वें नंबर ग्रेड पे में है। वो तो 22वें में पुलिस है। की लिस्ट में 20वें नंबर पे हैं अबू बकर खुदा बख्श साहब, तो उनका 1 साल रह गया है। अब उनके लिए ये है कि उनको ये जो जहांगीर तरीन वाली जो है ना वो इंक्वायरी दी हुई है, रेपुटेशन बड़ी अच्छी सुनी है इनकी रेपुटेशन बड़ी अच्छी है, मगर आई होप कि ये इंक्वायरी उससे नथी नहीं की जाती। बाकी ओवर टू क्लास साहब। जी क्लास साहब, अब लास्ट मिनट है, जरा कंक्लूडिंग रिमार्क्स दीजिएगा। जैसे आमिर ने कहा, एक चीज़ मैं कहूँ, जिनकी प्रमोशन नहीं हो रही होती ना, बाज़ दफ़ा दिल जलते रहते हैं सारी उम्र, कभी वो ये भी सोच लिया करें कि जब इनके पास पोस्टिंग थी, इनके पास भी तो कई मजलूम लोग आए होंगे, कई वहाँ पे कोई विक्टिम्स आए होंगे, कुछ ज़िंदगी में इन्होंने भी किसी के साथ कुछ ज्यादतियाँ की होंगी। साम टाइम मैं कर्मा पे तो बड़ा मैं बिलीव रखता हूँ, वो कहते हैं कर्मा इज़ ए बिच। साम टाइम आप लोगों के साथ अच्छे कर्म करेंगे, काम करेंगे, तो आपकी तरफ अच्छे काम लौट के आएंगे। आपने बुरे काम किसी के किए हुए हैं तो आपके पास बुरे होंगे। मुझे याद है कि मैंने एक दफ़ा यहाँ 3 IG थे, ये पहले की बात है, इसकी जनाब मुशर्रफ साहब के दौर शौक अजीज़ की, उन्होंने बिठा के रोना रोया बड़ा लंबा कि हमारे साथ ज्यादती हो, कि हमारी प्रमोशन नहीं हो रही। मैं उस वक्त न्यूज़ में था, मैंने रिपोर्ट्स की, मैं कि वाकई इनके साथ ज्यादती हो रही है। उसके बाद मैंने कभी किसी के लिए वो नहीं समझा कि करना चाहिए। वो जब IG लगे कश्मीर के, वहाँ पे कुछ ये लोगों के साथ ज्यादतियाँ की गई, तो लंबी कहानी में नहीं जाता। मैंने उनको फ़ोन किया, मैं कि जी ये रिपोर्ट्स आ रही हैं, तो ये फ़लाँ ख़वातीन है, मीरपुर की पुलिस उठा के ले गई थी ख़वातीन को, इलीगल डिटेंशन में रखा हुआ है पिछले 15 दिन से। वो अगर वो सब छोड़े होता रहता है, अब क्या आप हर बात पे वो करते रहते। मुझे उस दिन अफसोस हुआ कि इस बंदे की प्रमोशन के लिए हमने उस वक्त न्यूज़ में स्टोरीज़ की, अपनी प्रमोशन नहीं हो रही थी उस बंदे की IG की, तो उसने रो रो के उसे पूरा इस्लामाबाद को उसने आके गीला कर दिया था, सैलाब आ गया था उसके आंसू से। लेकिन जबकि मजलूम लोग वहाँ पे उसमें गलत तरीके से उसमें वो थे, वो गिरफ्तार थे और पुलिस उनके साथ ज्यादती कर, मुझे छोड़े रहो, सब होता रहता है। सो ये होता रहता है जो है ना, ये उन्हीं के साथ होता रहता है जिनकी प्रमोशन नहीं हो रही होती, जो इस तरह के कामों को होता रहता है, समझते रहते हैं। आपने लोगों को इंसाफ दिया है, उनके साथ, मतलब मैं डॉक्टर जफर ताफ की मिसाल देता हूँ हमेशा, उनके खिलाफ पूरी दुनिया जहाँ के लोग थे, हुक्मरान, ब्यूरोक्रेसी, लेकिन लोगों के साथ अच्छे थे, प्यार दिया, मोहब्बत दिया। जितनी भी उनके खिलाफ ज्यादतियाँ हुई, इसके बावजूद वो फेडरल सेक्रेटरी भी रहे, उनको 22वां ग्रेड में मिला, और कई दफ़ा कोशिश की कि इनको किसी आगे फेक मुकदमे में इनकी गिरफ्तारियाँ करें, लेकिन लोगों की दुआएं थी, मोहब्बतें थी। रीज़न, आप अगर चिल्ड्रन ऑफ लेसर गार्ड के साथ आपने सर्विस में साथ दिया है ना, आपने मजलूम, गरीब और या कुछ लोग तबकात का कुछ किया है, उनकी दुआएं भी आपको लेके जाती हैं और उन्हीं के बाद दुआएं आपको नीचे भी ले आती हैं। मकफ़ात अमल है और जिस तरह किया जाता है वो लौट के आता है। बहुत शुक्रिया आज का प्रोग्राम देखने के लिए, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।